इंडिया में जो है डिवोर्स एक प्रचलन सा चल पड़ा है। और मैं डिवोर्स पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं एक आज मैटर में प्रेजेंट हुआ डिवोर्स का, म्यूचुअल डिवोर्स था, और आज म्यूचुअल में डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया है। तो मैं उनसे जानने की भी कोशिश की और इस मैटर में देख भी रहा हूँ। और जो मेरी अपनी जो 3-4 सालों की जो प्रैक्टिस है दिल्ली में, तो अगर आप कहीं भी फैमिली कोर्ट्स में जाएँ तो आप फाइंड आउट करेंगे कि पूरी कोर्ट खचाखच भरी पड़ी है। सैकड़ों केसेज फाइल हो रही हैं डिवोर्स की। तो ये सोचने वाली बात है। मैं इसकी रिगार्डिंग कुछ रिसर्च भी किया, उसको फाइंड आउट करने की भी कोशिश की, उसके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश किया, उसके सॉल्यूशंस को जानने की कोशिश की और डेटा क्या कहता है इसके रिगार्डिंग। मैं इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा, लेकिन पार्टिकुलरली मैं अपना बता दूँ कि जब मैं सच बताऊँ, जब वो लोग अलग हो रहे थे, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किए कि चलो ठीक है आप अपनी ज़िंदगी जियो, और मतलब हैप्पीली वो अलग हो रहे थे और कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि जो गलतियाँ हुई अब उसे सुधारने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सच बताऊँ आई एम नॉट फीलिंग गुड दैट टाइम। लेकिन एज पर एडवोकेट मैं इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा, लेकिन पार्टिकुलरली मैं अपना बता दूँ कि जब मैं सच बताऊँ, जब वो लोग अलग हो रहे थे, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कि चलो ठीक है आप अपनी ज़िंदगी जियो, और मतलब हैप्पीली वो अलग हो रहे थे और कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि जो गलतियाँ हुई अब उसे सुधारने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सच बताऊँ आई एम नॉट फीलिंग गुड दैट टाइम। लेकिन एज पर एडवोकेट मुझे चीज़ों को तो हैंडल करना है, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था कि जब आप रिश्ते में आए शादियाँ की तो बहुत सारी उम्मीदें होंगी, आपके बहुत सारे सपने होंगे। और जो मेरे क्लाइंट्स थे वो मतलब महज जो है 26-27 साल उनकी एज ही है। तो आप समझ सकते हैं पूरी ज़िंदगी बची हुई है और उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे, सो आई डोंट थिंक कुछ काफ़ी डरावना है ये सारी चीज़ें। तो मैं बात करूँ म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में, तो सेक्शन 13(1)(b) के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो अगर आप देखेंगे तो इसके जो सेक्शन 13(1)(b) में बात कही गई है, उसके अलग अलग ग्राउंड बताए गए हैं। डिवोर्स में सेक्शन 13 में जब आप देखेंगे तो डिवोर्स के 8 ग्राउंड बताए गए हैं। डेजर्टेशन है, उसमें क्रुएलिटी है, और जो सेक्शन 13(1)(b) जो है म्यूचुअल डिवोर्स ये होता है कि आप जो है दोनों की रजामंदी से जो है वो आप सेपरेट होना चाहते हैं। उसमें होता है कि मिनिमम जो है साल, मतलब 1 ईयर का जो है आप अलग रह रहे हों, और बीच के सारे रास्ते आपने खोजे कि ताकि उस चीज़ को रिजॉल्व करके और फिर से ज़िंदगी को शुरुआत किया जाए, और आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला और फाइनल मतलब डिसीजन पे आप पहुंच चुके हैं। देन इसमें क्या होता है, जब आप फर्स्ट मोशन होती है देन आपको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। कूलिंग पीरियड होता है क्या है कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने की गैप होती है। उसमें ये होता है कि कोर्ट की यही कोशिश होती है कि कहीं आपसी सहमति हो जाती है, बड़े बुजुर्ग मिलके या घर परिवार के लोगों की या समाज की जो समाज जो है वो आपस में बैठ के आपके जो भी इशूज हैं उस मैटर को सॉल्व करके और चीज़ों शादी को कंटिन्यू करवा देते हैं। तो इसलिए कूलिंग पीरियड दिया जाता है। और आई थॉट जब मैं डेटा देख रहा था तो ये जान के खुशी हुई कि इंडिया में जो है डिवोर्स रेट जो है काफ़ी कम है इन कंपेरिजन ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, चाइना, जापान। और सो आप देखेंगे इंडिया में फिर भी आउट ऑफ 1000 7.8 पीपल जो सेपरेट हो रहे हैं, उसका जो रीजन है वो डिवोर्स है। और उसके मैं ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की, अलग अलग वेबसाइट भी खंगालने की कोशिश की ताकि और एग्जैक्ट डाटा मिल सके। लेकिन 2024 का कुछ डेटा मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं ये देखा कि 2005 के बाद से इंडिया में जो है डिवोर्स के रेट भी बढ़ी है। इन कंपेरिजन ऑफ वर्ल्ड हम कम है, लेकिन इसका रेट बढ़ा है, काफ़ी हद तक बढ़ा है। और उसके रीज़न, एक और रीज़न जान के वो काफ़ी भयावह मतलब मुझे प्रतीत हुआ कि जो अवेयरनेस को लेके था कि जब लेडीज़ जो हैं या लड़कियां जो हैं अपने वुमेन एम्पावरमेंट को समझ रही हैं तो केसेज फाइल होने की भी रेशियोज बढ़ी हैं। तो मुझे तो ये कहना है कि भाई जब हम चीज़ों को लेके जब हम पढ़ रहे हैं, हमारी एजुकेशन रेट बढ़ रहा है, एजुकेशन ग्रोथ हो रहा है, हम इतना डेवलप कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे तो कंट्रोल होना चाहिए था। ये चीज़ें नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन इससे
इसका जो रेट जो है बढ़ रहा है। और उसका मेन रीज़न जो मैं अपने क्लाइंट को ही लेकर देखूँ तो उनका मेन रीज़न कहीं ना कहीं एक ईगो इशूज है। दो चीज़ें, जैसे शादियाँ होती है, एक अरेंज मैरिज होती है जहाँ आपके समाज के कंसेंट हो, मतलब समाज के इन्वॉल्वमेंट से होती है, आपके परिवार के इन्वॉल्वमेंट से होती है, और दूसरा जो है लव मैरिज। तो इन दोनों में जब आप जब जानोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लव मैरिज है वो शादियाँ खास करके उनका जो रेशियो वो ज़्यादा इन कंपेरिजन ऑफ अरेंज मैरिज के। उसके वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ना होना। जब शादियाँ टूटती हैं तो लोग किसके पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए? अपने फैमिली के पास। जब लव मैरिज होती है तो आप अगेंस्ट जो है फैमिली जाते हैं या समाज के आप अगेंस्ट जाते हैं। तो उस समय जब आप ब्रेक डाउन होती है, जो आपके डिफरेंसेज क्रिएट होते हैं, तो वो समाज फिर इन्वॉल्व नहीं होता, वो फैमिली भी आप इन्वॉल्व नहीं होता आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो एक मोस्ट ऑफ द रीज़न था। अब रही बात जैसे वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जब लड़कियां जागरूक हो रही हैं तो केसेज के रेट बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसका रीज़न हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, जो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है ना हर बात में लेके। लड़कियों के प्रति जो हमारा जो रवैया जो हम अपनाते हैं उसमें भी एक रीज़न है। और जब शादियाँ टूटती है तो दोनों सफर होते हैं। मैं इस चीज़ को एहसास कर पा रहा हूँ क्योंकि ये केस जो है लगभग 2 साल से चल रहा था। इसमें आपके पैसे भी खर्च हुए, आपके टाइम भी इन्वॉल्व हुआ, आप मेंटली एग्जॉस्ट भी हुए, और समाज की जो एक परसेप्शन क्रिएट हुई आपके बारे में, खासकर अगर देखें एक डेटा के हिसाब से जो है इसमें ज़्यादा डिवोर्स के मैटर में सफर जो है वीमेन होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे फिर अगर दोबारा शादी करना हो तो उसमें मतलब इफ बट का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि भाई डिवोर्स ही है तो कौन शादी करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके सफर सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, उसके कंसिक्वेंसेज लड़के भी भुगत रहे हैं। आप अभी रिसेंट न्यूज़ उठा के देखिए, एक जो है डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज कैसे किया जा रहा है। तो ये ड्यू टू द मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हैं कि लोग जो है जो हमें जो कानून हमें जो राइट दे रहा है उसका जो है मिसयूज भी हम कर रहे हैं। तो चीज़ें ये है कि ईगो का हर्ट होना ये बहुत बड़ी इशूज है, बहुत बड़ी इशूज है। इवन मेरे केस में भी यही है कि ईगो के कारण से लोग जो है अपने मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई झुकना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ पे कंसिडर करने की ज़रूरत है। हमारा समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो ये सब चीज़ें जो है नेगेटिव फीडबैक है हमारे बारे में कि ऐसे जो है रेशियो बढ़ रही हैं। और जब आप जागरूक हो रहे हैं तो जागरूक होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने सॉल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के प्रति आप अपना जो आवाज़ उठाइए, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, तब भी जाके कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ईगो को एसाइड करके ही आपको चर्चा करनी चाहिए, और आपको जो है अपनी शादी को अगर कंटिन्यू करना है तो उस बीच में ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आपसी बैठ के आप उसको सॉल्व करें। कोर्ट कचहरी ये काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। उसमें आप जाएंगे तो अगर फर्स्ट मोशन हुआ, देन सेकंड मोशन 6 महीना का कूलिंग पीरियड होता है, देन हो सकता है कि मेंटेनेंस की बात हो या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इशू जो उसे आपको सारे रिजॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। लिटिगेशन कभी भी बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं हमेशा जो है ADR के फेवर में होता हूँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है उसके फेवर में होता हूँ कि आपसी सहमति से ही आप चीज़ों को मीडिएट कर लीजिए, मीडिएशन में जाइए, और हो सके तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो पर्सनल इशूज है उसे पर्सनली तरीके से ही सॉल्व करें। नहीं होता तो आप अपने घर परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। तो ये सारी इशूज हैं जिसे हमें सोचने की ज़रूरत है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सबको इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि अगर ये रेशियो बढ़ रहे हैं, डिवोर्स के केसेज बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं। तो दैट्स ऑल।